स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12th क्लास का चैप्टर सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। पिछले लेक्चर की थोड़ा बात करूं मैं अगर तो उसमें हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन और एंड इट्स टाइप्स, और साथ में मैंने आप लोगों को कहा था कि सॉल्यूशन के बाद उसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है और वो टॉपिक होती है कंसंट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप लोगों को वहां पे यूज करना था, कंसंट्रेशन को पढ़ना था, और पढ़ने के लिए मैंने लंबा समय भी दिया था कि 2-3 दिन आप लोगों को समय दें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टॉपिक को पढ़ने के लिए। और कंसंट्रेशन टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने उसके लिए लिंक भी बताया था आप लोगों को कि आप लोग ये 11th क्लास के लेक्चर नंबर 13 और 14 में या 14 और 15 में जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो मूल कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। चलिए, आशा करते हैं उसको आप लोग समझ गए होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है आइए जानते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है कहता है कि द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन। बताया था जिसमें सॉल्यूट होता है कंप्लीट रूप से सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है और मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व, और अधिक सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व होने की जगह नहीं होती है, तब उसको हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व, ध्यान रखिएगा, तभी सेचुरेटेड बनता है। तो एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए जितना ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट होती है सॉल्यूशन में, विथ 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास फिक्स्ड है 100 ग्राम, तब जो आएगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखेंगे, तब उसे हम लोग सॉल्युबिलिटी कहेंगे। क्लियर हुआ? यानी कि हम लोग सॉल्युबिलिटी के अगर हम लोग डिफिनेशन की तरफ देखें थोड़ा, तो वहां से एक फॉर्मूला मिलता है हम लोगों को, 10 सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू m1 by m2 into 100, where m1 is equal to mass of solute, m2 is equal to mass of solvent। ठीक है, तो सॉल्विटी निकालने के लिए सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट के मास को डिवाइड करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो उसकी सॉल्विटी पता चल जाएगी। अब हम लोग ये जानना है कि सॉल्विटी के लिए हम लोगों को सॉल्यूशन की जरूरत है, और सॉल्यूशन हम लोगों को यहाँ पे बताया गया था कि जनरली 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट्स 2 रखते हैं तो सॉल्विटी हमारी हो जाती है, उसका नाम बाइनरी सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स को चेंज करते हैं, यहाँ पे 3 करते हैं अगर, तो टर्नरी सॉल्यूशन। अगर कंपोनेंट्स 4 करते हैं तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। लेकिन जनरली हमारे जितने भी सॉल्यूशन हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़नी है, यानी कि कंपोनेंट 2 होगी। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट्स के आधार पर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, इसलिए इसको हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। और बाइनरी सॉल्यूशन को देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसका टाइप्स जो देखें अगर हम लोग, इसके टाइप्स बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा होता है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा होता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन में यही 3 सॉल्यूशन पढ़ना है। वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन में टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। उसमें फिर से याद दिला दें, उससे बताया था आप लोगों को मैंने कि सॉलिड सॉलिड, याद आ रहा? ऐसे थोड़ा सा मैं उसका एक बार चर्चा कर लूं। यहाँ पे हम यहाँ पे 9 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ाए थे, याद होगा आप लोगों को। सॉल्यूट लिए थे, फिर सॉल्वेंट और फिर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ, ये पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं।
अगर सॉलिड को हम 3 फेज में ले लें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, और सॉल्वेंट के भी 3 यहां पे ले लें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट लेते हैं इसका भी, क्योंकि तीनों स्टेट ज्यादा नोन होता है, मैंने वहां बताया था। तो ये तीनों स्टेट सॉलिड का और तीनों स्टेट सॉल्वेंट का मिलाकर टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनता है। एक बनेगा सॉलिड 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 सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस, ध्यान देंगे, लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 गैस, गैस सॉलिड गैस लिक्विड गैस गैस, और उन सब के साथ में एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। तो ये सब आप लोगों को वहां बताया गया था, लेकिन आज हम लोगों को इन 9 सॉल्यूशन में से मात्र 3 सॉल्यूशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको आज एक और बात क्लियर कर दूं कि 3 सॉल्यूशन में से हमें 9 सॉल्यूशन, तो 9 में से 3 निकाले, और 3 में से हम लोगों को मात्र पूरे चैप्टर में एक ही सॉल्यूशन पढ़ना है, गैस एंड लिक्विड, और वो भी वेपर रूप में, मतलब गैस दैट मीन्स यहाँ पे जो होगा वेपर रूप में पढ़ना है, और इसमें बहुत सारा लॉ पढ़ना है हम लोगों को। तो आज का मेरा लेक्चर जो है वो टोटली डिपेंड है इन तीनों पर, मतलब इन तीनों को कैसे हम लोग, क्या कौन कौन से ऐसा फैक्टर्स है जो तीनों के सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है, कौन ऐसा फैक्टर है जो इनके सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है और कैसे करता है, ये सब आज के लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। चूंकि मैंने बताया कि आगे के पूरे चैप्टर में गैस एंड लिक्विड पढ़ना है, तो आगे से ध्यान रखेंगे कि ये दोनों नहीं आएगा, क्योंकि खास करके ये पूरे चैप्टर जो डिपेंड है वो है प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहां पे तो प्रेशर कहां काम करता है, ज्यादातर प्रेशर काम करता है गैस में। ये तो बात मालूम है आप लोगों को कि सॉलिड में प्रेशर कोई काम ही नहीं करेगा। मान लीजिए ये सॉलिड है तो हम इसको प्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, मतलब कि इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल कम है, नहीं के बराबर है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि यह इनकंप्रेसिबल है। तो ये इनकंप्रेसिबल है, यानी कि सॉलिड इनकंप्रेसिबल होता है। लिक्विड को भी रखकर अगर पिस्टल को लगाए, अगर उस पर प्रेशर लगाए तो भी नहीं दबता है, यानी कि वो भी इनकंप्रेसिबल होते हैं। ये लिक्विड के नेचर में बताया जाता है, लेकिन गैस को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है गैस इन लिक्विड पे है। चलिए आज हम लोग सब पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ये तीनों जो है हमारा, ये कैसे प्रभावित होता है, क्या फैक्टर्स हैं ऐसे जो तीनों को प्रभावित करता है। यानी कि हमारा जो लेक्चर है वो ये बताएगा कि कैसे ये बाइनरी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी प्रभावित होती है। यानी कि हम यहाँ पे हेडिंग देने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द solubility of बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कैसे प्रभावित होता है, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, आइए जानते हैं यहां पे। तो यानी कि द फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं इसमें, द फॉलोइंग फैक्टर्स which affect the solubility of solid in particular solvent। यानी कि यहां पे एक बात बिल्कुल निश्चित कर देता है कि उसी प्रकार के फैक्टर्स यहां पे आएंगे जो निश्चित तौर पे पार्टिकुलर कोई सॉल्वेंट होगा उसी में सॉलिड को बताएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे एक एक इसमें से पढ़ना। तो कौन कौन से फैक्टर है ये भी जान लेते हैं। इसमें पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये बहुत मतलब डिपेंड करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर जो है इसमें बहुत डिपेंड करता है। सेकंड आता हमारा यहाँ पे टेम्परेचर,
और थर्ड आता है यहाँ पे प्रेशर। पूरे चैप्टर में इन्हीं तीनों की चर्चा होती है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा चर्चा होती है प्रेशर की और फिर होती है टेम्परेचर की। इसका तो बाद में चलकर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब बता दिया जाता है कि नेचर क्या है और उसके बाद से उनका काम उसी नेचर को फॉलो करते हैं, काम खत्म कर देते हैं। चलिए ठीक है, इसमें हम शुरू करते हैं नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। ठीक है, फर्स्ट नंबर लिखेंगे यहां से और हम लोगों को पहला हम लोगों का है नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट और इसको हम लोग पूरे डिटेल करते हैं। सॉलिड एंड सॉल्वेंट एक टोटली जो ये मतलब टॉपिक है नेचर सॉलिड और सॉल्वेंट का, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है? एक बहुत ही लॉ है, वो लॉ है हमारा लाइक डिजॉल्व्ड लाइक। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलडीएल कह सकते हैं। तो ये एलडीएल जो है लाइक डिजॉल्व लाइक, उसको फॉलो करता है नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक डिजॉल्व लाइक का अर्थ समझ रहे हैं, हिंदी में इसको जैसे को तैसा कह सकते हैं। जो जैसा है उसी में घुलेगा। मान लीजिए कि आप इंग्लैंड में चले गए क्रिकेट देखने और इंडिया और मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का वहां पे क्रिकेट चल रहा है, तो आप अगर टिकट कटाकर पहुंचते हो तो पहुंचते ही आप ये देखोगे कि कहां पे ऐसे लोग बैठे हैं जो हिंदी भाषा के लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं खास करके, उनके पास आप जाकर डिजॉल्व हो जाओगे। यानी कि जो जैसा है उसी में डिजॉल्व होता है, तो इसी को कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। ये क्या है इसको समझिए पहले। ये अगर कहता है कि अगर सॉल्यूट हमारा पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। ये कहता है कि सॉल्यूट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो सॉल्वेंट भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहिए। अगर ये सॉल्यूट जो है ये हमारा ऐसा नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। ये सब डिपेंड करता है दोनों के आपसी तालमेल में। दोनों की नेचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल दोनों में एक ही रूल काम करे, एक ही लॉ लगे, एक ही बॉन्ड काम करे ना। मॉलिक्यूलर बॉन्ड हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वान डेर वाल्स फोर्सेस हो, एक ही दोनों में एक ही लॉ, एक ही बॉन्ड्स को फॉलो करता है, तो ये लाइक डिजॉल्व लाइक होते हैं। ठीक है, आइए अब इनमें हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हम लोग लेंगे इसमें हम लोग फर्स्ट नंबर लेते हैं, ये लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आइए ये जानते हैं कि ये जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है जो टोटली डिपेंड करता है लाइक डिजॉल्व लाइक पर, और कुछ चर्चा ही नहीं करना इसमें। क्या ये लाइक डिजॉल्व लाइक सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्यूशन फॉलो करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। ये जो सॉलिड इन लिक्विड है लाइक डिजॉल्व लाइक को फॉलो करता है, यानी कि इट फॉलोज, ये फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? लाइक डिजॉल्व लाइक को, लाइक डिजॉल्व लाइक को फॉलो करता है। कैसे करता है अब आइए जानते हैं। खास करके सॉलिड लिक्विड में एक ही लॉ खास करके ज्यादा काम करता है, वो है कि अगर ये आयनिक है, अगर ये सॉलिड है तो खास करके ये आयनिक सॉल्वेंट में भी घुलेगा। आयनिक सॉलिड होनी चाहिए तो आयनिक सॉल्वेंट में भी घुलेगा। यहां पे मैं बताऊं, जिसमें NaCl हमारा एक आयनिक सॉलिड है, तो निश्चित तौर पे ये जो घुलेगा वो वाटर में घुलेगा क्योंकि आयनिक सॉल्वेंट है। कोई भी अगर आप आयनिक सॉल्यूट या लेते हो, कोई भी सॉल्ट उठा लो, सब आयनिक सॉल्यूट होता है। जैसे मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो तो ये आपका वाटर में घुलेगा। कोई भी यहाँ पे सॉल्ट लेते हैं, Na2SO4 हुआ, ठीक है, NaCl ले लिए, कैल्शियम क्लोराइड MgCl2 कुछ भी लिए, सब ये वाटर में डिजॉल्व होता है ड्यू टू आयनिक सॉलिड आयनिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम लोग ये बात करेंगे यहीं पे कि ये तो मैंने लिया किसका? सॉलिड इन लिक्विड, मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का। अब हम लोग लेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेकंड नंबर में, यहां देखते हैं, यहां पे हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। क्या ये भी इसको फॉलो करता है? बिल्कुल फॉलो करता है। मैंने कहा कि जो भी नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट आएगा
बाइनरी सॉल्यूशन के तीनों ही सॉल्यूशन इसको फॉलो करेंगे, यानी कि इट फॉलोज, ये भी फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? लाइक डिजॉल्व लाइक को, ठीक है, ये भी लाइक डिजॉल्व लाइक को फॉलो करता है। ये क्या करता है, इसमें कुछ थोड़ा सा अलग होता है, कई चीज की, ये लिक्विड है ना, लिक्विड में कई लॉ काम करेंगे, कई बॉन्ड्स आते हैं। पहला तो हम बात करते हैं, ये अगर पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है हमारा, तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। पहला चीज ये बात समझिए, पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट में जाएगा। ऐसा एग्जांपल कौन सा हो सकता है? पोलर, तो पोलर सॉल्वेंट का अर्थ हुआ है कि इसमें वांडर वाल फोर्स होना चाहिए। पोलरिटी एटम बॉन्डिंग तो है नहीं, वांडर वाल फोर्स होता है, जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ते हैं आप लोग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यानी कि पोलर होना चाहिए। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए ऐसा लिक्विड अगर खोजे हम, तो वो खास करके हमको कीटोन मिलेगा। इसमें ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की नेगेटिविटी कम है, तो ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और कार्बन पे क्या हो गया? प्लस। ड्यू टू दिस इट इज ए पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, तो इट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट दैट मींस वाटर, इट डिजॉल्व इन वाटर। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्वेंट हो गया। तो अब हम लोगों को सेकंड देखना है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट है, अगर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट में भी घुलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट में भी घुलेगा। वैसे वाटर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्वेंट में हम वाटर ले सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सॉल्वेंट ये नहीं था, कीटोन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। तो यहां पे हम लोग लेते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन ये पोलर में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने लिया कि पोलर में हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने एग्जैक्ट पोलर वाला मैंने लिया, और यहां पे मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला लिया इथाइल अल्कोहल, तो ये डिजॉल्व होगा किसमें? वाटर में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक और इसमें आएगा नॉन पोलर अगर होगा तो क्या होगा? नॉन पोलर अगर है तो जाहिर सी बात है, नॉन पोलर अगर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट है यहां पे, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा रहेगा? ऐसे मतलब कोई एग्जांपल आप ढूंढो जिसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है? तो ऐसा एग्जांपल जो है वो CCl4 होगा। डाइपोल मोमेंट बिल्कुल जीरो होता है CCl4 का, म्यू इज इक्वल टू जीरो। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? शून्य होती है। दिस इज नॉट, ये पोलर, दिस इज नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर होता है, ठीक है। और ये डिजॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होगा? दिस इज बेंजीन, तो यहां पे हम लोग बेंजीन लेंगे, यानी कि C6H6 लेंगे, तो ये डिजॉल्व होता है नॉन पोलर में। समझ में आया कुछ बात? अब बात करते हैं हम लोग, ये थर्ड नंबर है मेरा, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या गैस इन लिक्विड भी फॉलो करता है? बिल्कुल फॉलो करता है। यहां पे लिख सकते हैं इट फॉलोज, ये भी फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? लाइक डिजॉल्व लाइक को फॉलो करता है। तो ये फॉलो क्या करता है भाई? इसमें क्या करता है? इसमें यहां भी तो पोलर होते हैं, यहां भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, यहां पोलर कौन होंगे भाई? नॉन पोलर कौन होगा? ये देखते हैं। यहां पोलर लेते हैं पहले, यानी कि यहां पे पोलर कौन हो सकता है? सबसे पहले तो हमको ये दिखना है, यहां पे पोलर सॉल्वेंट जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में जाएगा। तो यहां पोलर सॉल्वेंट कौन लेंगे? जो कि मतलब गैस में हो, ये बात ध्यान रखनी है। तो ऐसा एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोगों को कि ये आप ले सकते हो पोलर सॉल्वेंट जो गैस में हो, यहां पे आप ले सकते हो ये SO3 हम लोग ले सकते हैं पोलर में। पोलर अगर है तो यहां पे हम लोग SO3 ले सकते हैं जो कि वाटर में जाएगा, ठीक है। और एक और मैं बता दूं, HCl भी ऐसा हो सकता है, उसको गैस रूप में लेंगे, लिक्विड होता है, इसको हटाते हैं, लेकिन ये गैस रूप में भी ले सकते हैं आप।
तो SO3 जो है ये निश्चित तौर पे वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे लेंगे नॉन पोलर भी तो हो सकता है, ऐसा कोई एग्जांपल है जो कि नॉन पोलर है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है गैस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लेते हैं। इसको मिटाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा अभी इसमें, क्या होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइए देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसमें हम लोग ले लेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आपका कोई सॉलिड है तो ये डिजॉल्व होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट में। तो ऐसा गैस बताइए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉलो करता है, दिमाग में आएगा बहुत सारा गैस। लेते हैं अमोनिया, अमोनिया डिजॉल्व होगा वाटर में, नो प्रॉब्लम। और वहीं मैं बता दूं कि पीएच3 नहीं डिजॉल्व होता है। पीएच3 क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रखता है। पीएच3 भी गैस है, पीएच3 लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो ये नहीं बनाएगा, ये डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो ये गैस का कुछ था रीजन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर की तरफ, मतलब अभी हम लोग पढ़े नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। तो मैंने दिखाया आपको कि सॉलिड एंड सॉल्वेंट का नेचर जो है वो किस तरह से सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में इफेक्टेड है, किस तरह से ये लिक्विड इन लिक्विड में इफेक्टेड है, किस तरह से ये आपका गैस इन लिक्विड में अफेक्टेड है। ये मैंने तीनों बताया कि नेचर कैसे डिपेंड करता है, और तीनों का अलग अलग एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिला। अब आइए हम लोग देखते हैं ये लिक्विड टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या टेम्परेचर तीनों में एक साथ प्रभाव करता है, क्या टेम्परेचर तीनों में अलग अलग करता है। आइए इस राज को खोलते हैं और आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में हम लोगों का है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खास करके हम लोग हर रिएक्शन में इसका हर रिएक्शन के हर मिक्सचर में भी उपयोग कर सकते हैं, करते भी हैं। तो आइए टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर में सबसे पहला हम ले रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो क्या सॉलिड इन लिक्विड में टेम्परेचर एक साथ होता है? सॉलिड एंड लिक्विड का रिएक्शन जो है ना बहुत अलग अलग होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार के मतलब होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? एक तो ये कहता है कि अगर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है, ध्यान देंगे एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है, तो एक्सोथर्मिक अगर सॉल्यूशन होगा, क्या होता है एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन में समझिएगा। एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहां पे हम लोग ये A2 प्लस अगर B2 मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन में यहां से डेल्टा H मतलब हीट इवॉल्व होता है, हीट निकलता है और तब बना यहां पे प्रोडक्ट बनता है। तो इस बात को पूरा समझना होगा कि रिएक्टेंट में हम लोगों को ये देखना होता है कि क्या है, यानी कि जिसका डेल्टा H इज इक्वल टू निगेटिव हो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होगा। तो एक्सोथर्मिक अगर सॉल्यूशन है तो वो हमारा क्या होगा, यहां निगेटिव शो करेगा, यानी कि जैसे मिलाएंगे वहां से हीट निकलना शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे, समझ रहे बात, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे यानी कि इंक्रीजेज, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी जो होगा आपका, सॉल्युबिलिटी जो होगा यहां पे वो डिक्रीज करना शुरू करेगा, यानी उसको तो हीट चाहिए नहीं ना, ये खुद ही हीट निकल रहा है तो उसको हीट कहां से चाहिए, उसको टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। बात क्लियर हो रही है, यहां पे सॉल्युबिलिटी आपका घटेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा किसमें, एक्सोथर्मिक में। और ये मैं बता दूं कि आपको जब चूना को पानी में मिलाते हो, है ना, लाइमस्टोन मिक्स्ड विथ वाटर, तो क्या होता है, हीट इज इन्वॉल्व्ड, हीट निकलता है। जब हीट निकलता है तो आप क्या करते हो, उसको कंप्लीटली डिसॉल्व होने के लिए आप उसको फ्रिज में तो रखोगे नहीं, तो उस केस में क्या करते हैं हम, उसको खुली वातावरण में छोड़ देते हैं, और खास करके 1 नाइट छोड़ते हैं। तो नाइट में क्यों छोड़ते हैं, इसलिए कि नाइट में टेम्परेचर जो होता है ना, नेचर का, प्राकृतिक की टेम्परेचर कंप्लीट रूप से गिर जाती है, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी
बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो ये होता है लाइमस्टोन के साथ। क्लियर हुआ एग्जांपल मेरा? चलिए सेकंड नंबर में हम लोग देखते हैं कि अगर ये जो है आपका, यहां पे मैं एग्जांपल में दिखा दूं क्या? एग्जांपल में मैं लिख रहा हूं यहां पे लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर को हमें डिक्रीज करना होता है, यानी कि टेम्परेचर को हमें घटाना पड़ता है। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आइए अब हम लोग बी नंबर में देखते हैं। अगर मेरा ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, इंडोथर्मिक सॉल्यूशन अगर है, तो इन केस में आप क्या करोगे? इस केस में आपको A2 प्लस B2 और यहां पे डेल्टा H निकले, मतलब ऑब्जर्व होगा, या डेल्टा H चाहिए इसको, तो प्रोडक्ट आपको यहां पे, अब यहां पे जो है डेल्टा H जो है, डेल्टा H जो है पॉजिटिव है। आई बात समझ में? यहां डेल्टा H क्या पॉजिटिव है। अब एक बात समझिए पहले, डेल्टा H पॉजिटिव, दैट मीन्स उसको सॉल्युबल होने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी कि यहां पे टेम्परेचर देते ही ये क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ेगी। यानी कि इन दैट केस टेम्परेचर इंक्रीजेज, solubility also increases। तो जब यहां पे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। किस केस में? अगर वो इंडोथर्मिक है। एग्जांपल के तौर पर बता दें आपको यहां पे हम कि सुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब शुगर को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इस केस में टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी हमारा इंक्रीज होती है। इस बात को समझिएगा, जितना हम टेम्परेचर देंगे उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे में आप मिठाई बनाने के लिए हम लोग ये चीनी का पाक तैयार करते हैं, चीनी का घोल तैयार करते हैं, चीनी का सॉल्यूशन तैयार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एक नंबर में। अब हम लोग 2 नंबर में जानेंगे, यानी कि 2 नंबर हमारा जो है वो कहता है, सेकंड नंबर जो हमारा है, ये दूसरा नंबर जो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो कहता है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में हम लोग को देखना है कि क्या होता है ऐसा, ठीक है। तो यहां पे जो है लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व करना है, क्या टेम्परेचर कितना प्रभावशाली होता है? तो यहां पे टेम्परेचर जो है ना बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। यहां पे हम लोगों को ये जानना है कि टेम्परेचर जो होता है, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर जो होता है ये इसके सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज भी कर सकता है, किसी किसी केस में डिक्रीज भी होता है ना। यहां पे मतलब एक कहते हैं ना कि फिक्स्ड कोई मतलब डाटा नहीं है। यहां पे एक बात समझ लीजिएगा, टेम्परेचर में यहां पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इनका सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज in different cases, मतलब केस बदलते रहते हैं, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ये कोई खास इनका एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये लिक्विड इन लिक्विड का, ठीक है। बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। चलिए थर्ड नंबर बढ़ते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम लोगों को सॉल्यूशन ये देखना है कि गैस को जब लिक्विड में घुलाते हैं तो क्या टेम्परेचर क्या करता है। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका, यहां पे जो है टेम्परेचर जो है ये अगर आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को यहां पे अगर आप इंक्रीजेज करते हो तो आपका जो गैस का जो लिक्विड है, गैस में जो लिक्विड में जो गैस घुलाना है वो डिक्रीज करेगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी
डिक्रीजेस। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है आप लोगों को। CO2 गैस, हम लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स को, पेप्सी हो, है ना, स्प्राइट हो, कोका कोला हो, बिल्कुल चिल करके, नहीं ठंडा करके क्यों पीते हैं? कारण ये होता है कि उसमें जो डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज्यादा तौर पे, है ना, उसमें डिजॉल्व रहता है और तभी उसमें स्वाद आती है, तभी वो थोड़ा सा कड़वा लगता है, तभी वो लगता है कि हाँ हम कुछ पी रहे हैं, तो बिल्कुल मीठा हो जाता है। टेम्परेचर अगर गर्म अगर उसको लेते हैं तो बिल्कुल मीठा लगता है, यानी कि गैस जो है बिल्कुल ऊपरी सतह पर चला जाता है, उसको ढक्कन वो खोलते हैं गैस निकल जाता है। और इसका दूसरा मैं एग्जाम्पल बताऊंगा कि कोई कुछ ऐसे, मतलब कोई भी जीव जंतु जो कि ये पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, ठीक है, तो वो जो है ठंडे जल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। कारण क्या है कि टेम्परेचर अगर वहां पे घटेगा तो सॉल्बिलिटी जो उसका बढ़ेगा। समझ रहे बात? टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो सॉल्बिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि इस केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा, ये भी कह सकते हैं। तो ऐसा आप लोग देखे होंगे कि कोई भी मछली या कोई भी मतलब जो जीव जो समुद्र में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो खास करके ठंडे जल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका रीजन यही है कि वो टेम्परेचर जब यहाँ घटता है तो सॉल्बिलिटी किसका, यहाँ पे सॉल्बिलिटी जो है ऑक्सीजन गैस का। जान लीजिए वाटर में ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होने के कारण ही कोई भी ऐसा जीव जो पानी में रहता है वही ऑक्सीजन गैस वो सांस के रूप में लेता है, जिससे वो जिंदा रहता है। तो जितना ज्यादा सॉल्बिलिटी बढ़ेगी ऑक्सीजन गैस की वाटर में, उतना ही ज्यादा वो वहां पे अपने आप को कंफर्टेबल समझेगा। तो ये तब होगा जब टेम्परेचर वहां पे कम होगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस, सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। इस बात को समझिएगा पहले। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर। ये कंप्लीट हो गया, तीनों सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए। बानवे सॉल्यूशन का किस में देख रहे थे? टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे थे। अब हम लोगों को देखना है यहाँ पे इफेक्ट हम अब चेंज कर रहे हैं, और मेरा ये इफेक्ट होगा लास्ट प्रेशर। प्रेशर क्या कहता है इसको समझते हैं। थर्ड नंबर में हमारा जो इफेक्ट है वो है प्रेशर। प्रेशर तभी काम करता है, इस बात को समझिएगा, जब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच काफी गैप हो, है ना। यानी कि ये तभी पॉसिबल है कि वो मतलब गैस स्टेट में है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट में प्रेशर किस पे काम करता है। तो इन तीनों स्टेट में मैं एक बात करूं आपको कि थोड़ा सा मैं बता रहा हूं यहां पे कंप्रेसिबिलिटी का बात करूंगा। अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कंप्रेस मतलब क्या? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर सॉलिड में एकदम नहीं होता है, लिक्विड में भी नहीं होता, गैस में होता है। यानी कि प्रेशर जो टोटली डिपेंड करता है किस पे? गैस पे। गैस अगर होगा तभी वो प्रेशर काम करेगा। यानी कि दो अगर हम यहां पे लेते हैं, आपको फर्स्ट में मैंने बताया था कि इसमें अगर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड का जो है इसमें हमारा ये प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि प्रेशर का प्रभाव खत्म हो जाता है। यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज नॉट इफेक्टेड। प्रेशर में क्या लिख सकते हैं? इट इज नॉट, यहां पर लिख सकते हैं इट इज नॉट अफेक्टेड। इट इज नॉट अफेक्टेड मतलब कि यहां पे प्रेशर काम नहीं करता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, ऑफ गैस इन, अच्छा लिक्विड देख लेते हैं पहले। लिक्विड इन लिक्विड, तो लिक्विड में क्या होता है ऐसा? तो यहां भी प्रेशर को देखा गया है, प्रेशर इट इज नॉट अफेक्टेड,
यहां भी प्रेशर काम नहीं करता है, क्योंकि बताएं यहां भी प्रेशर काम नहीं करेगा, प्रेशर इज नॉट अफेक्टेड। तो प्रेशर इफेक्ट किस पे करता है? तो प्रेशर इफेक्ट करता है इसमें तीसरा नंबर में, यानी कि थर्ड नंबर में चलेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, इसमें प्रेशर काम करेगा। यानी कि यहां पे प्रेशर जो है वो अफेक्टेड है, प्रेशर यहां अफेक्टेड है। क्या इफेक्ट करता है प्रेशर, वो हम लोग यहां पे जानेंगे। तो यहां पे प्रेशर जो है, इस बात को समझिएगा, तो प्रेशर यहां पे जैसे बढ़ाएंगे हम लोग, इस यहां देखिएगा प्रेशर इंक्रीजेज, तो हमारा सॉल्युबिलिटी जो होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि यहां पे प्रेशर जो है वो सॉल्युबिलिटी का इन्वर्सली ना होकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे हमारा प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी का। किसमें? गैस इन लिक्विड में हमारा जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी का, राइट। इसके लिए मैं एग्जांपल बताऊं, CO2 गैस डिजॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक वहीं भी मैं समझा रहा था आप लोगों को, कोका कोला, पेप्सी, है ना, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, बेवरेज जो भी लेते हैं, शराब वगैरह में भी ऐसे पैक्ड शराब जो आते हैं उसमें भी CO2 गैस ही रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों रहता है ये बात मैं बताता हूँ। इसलिए मैं आप लोग एक बात जानते हो, कोई भी ऐसा जो पदार्थ हम लोग लेते हैं जो मतलब पॉलिथीन के अंदर पैक्ड होता है, जैसे में कोई भी नमकीन, कुरकुरे वगैरह खाते हैं आप, चिप्स वगैरह खाते हैं, उसमें देखते होंगे कि एयर रहता है। वो एयर कौन सा रहता है पता? वो एयर जो होता है उसमें वो नाइट्रोजन गैस होता है। वो क्या करता है, वो उसको उसमें नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि उसको प्रिवेंट देगा, मतलब उसको अधिक समय तक रखने में, संचरण समझते हैं, अधिक समय तक उसको रखेगा, मतलब उसको खराब नहीं होने देगा। उसी प्रकार CO2 गैस जो है वो कोई भी लिक्विड पदार्थ को, लिक्विड जो वाटर को छोड़ दे, इसमें वाटर की मात्रा तो नहीं होती है, बहुत कम होती है, तो वाटर को हम बात नहीं करते हैं, हम यहां बात करते हैं कोई भी लिक्विड अदर जो बेवरेज तैयार होते हैं, जैसे में अल्कोहल हुआ, जैसे में आपका कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी जो भी पीते हैं, उसको अधिक टाइम तक रखने के लिए, क्यों खराब ना हो, इसके लिए उसमें CO2 गैस को मिलाया जाता है। और जब तक CO2 गैस पूरे अमाउंट में, हर मतलब पूरे सॉल्यूशन में कंप्लीट रूप से नहीं मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसको खराब कर देगा। इसलिए उसको डिजॉल्व करने के लिए प्रेशर चाहिए। तो CO2 गैस डिजॉल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक ड्यू टू इंक्रीजेस द प्रेशर। जब कंपनियां उसको सील करती है उसी समय प्रेशर वहां बढ़ाकर सील करती है। और ये जो है टोटली, मतलब ये इफेक्ट जो है, मैंने बताया था पहले भी कि टोटल जो हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है, सॉल्यूशन चैप्टर जो पढ़ेंगे, अब यहीं से सॉल्यूशन चैप्टर एक्चुअली शुरू भी होती है। अब इसी पर प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन जो देख रहे हैं, इस पे कई रूल्स हम लोगों को पढ़ना है, कई लॉ पढ़ना है, हेनरिज लॉ, है ना, राउल्ट्स लॉ, इस सब लॉ जो है इसी पे पढ़ना है। तो ये जो लॉ है यहाँ पे डिफाइन कर जो बताएंगे हम, ये लॉ आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और ये लॉ जो है टोटली डिपेंड करता है प्रेशर और सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर पर जाएंगे। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूं कि द इफेक्ट ऑफ प्रेशर on the solubility of a gas in any liquid is explained by हेनरी लॉ। तो ये हेनरी लॉ है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे का अब लेक्चर जो है लॉ पर डिपेंड है, और खास करके हम लोग अब पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर का जो सॉल्यूशन होगा, वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से हम लोगों का लॉ शुरू होता है,
ये हेनरी लॉ पढ़ेंगे, फिर हम लोग वहां पे राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो लॉ हमारे इस सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इसको पढ़ते रहिए। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर मैंने कहा भी था, तो ये चैप्टर बहुत ही थ्योरेटिकल है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को एनसीईआरटी से भी वहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग इसको पढ़िए, और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसके साथ, हेनरी और राउल्ट्स के साथ। दैट्स ऑल, बाय।